नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साल के 6 महीने बीत चुके हैं और अब 6 महीने हैं बाकी। क्या रहे तेजी के बाजार में मुनाफे की तैयारी, जानेंगे साल के बाकी बचे दिनों में कहां बनेंगे निवेश के मौके। आधा साल पूरी प्लानिंग हम आपके कराने जा रहे हैं। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और कामायनी नागर, सीईओ वेल्थ बजाज कैपिटल हमारे साथ हैं। फिरोज और कामायनी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और यही आज हम बात करने वाले हैं कि आधा साल बीत चुका है और ऐसे में हम बाजार को अपने शिखर पर जाते हुए देख भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या हाफ ईयरली कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में करने चाहिए, पोर्टफोलियो रिव्यू रिबैलेंस करने का ये क्या सही समय है और कहां पर निवेश के मौके बनेंगे। मैं फिरोज आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि बाजार तो एकदम बहुत ही धमाकेदार मूड में है, बहुत ही जबरदस्त लेवल्स बाजार के देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो ये बाजार एट लाइफ हाई है इस बार का, इसमें क्या खासियत है आपकी नजर में? नमस्कार स्वाति जी। आई थिंक देखिए, हमेशा सिचुएशन का आउटपुट सिमिलर रह सकता है बट इनपुट काफी अलग हो सकते हैं। आज इस बार की जो मार्केट की शिखर पे पहुंची है मार्केट, 1.5 साल की टाइम करेक्शन के बाद पहुंची। अक्टूबर 2021 में भी 18,500 की लेवल थी जो हम 8-10 दिन के पहले उसी लेवल पे थे। तो 1.5 साल की टाइम करेक्शन में निफ्टी की अर्निंग्स ही 1,000 रुपए ऐड हो चुकी हैं निफ्टी में, बुक वैल्यू में। ऑफ कोर्स डिविडेंड्स पे हुए हैं 1.5% के, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट ईयर भी निकल के आई है 815 रुपए, अगर वो एक्सिस बैंक का, हम सिटी बैंक का जो कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस उन्होंने लिया था उसका वन टाइम उन्होंने राइट ऑफ किया, उसको हटा दें तो 840 की निफ्टी की अर्निंग आती है, 835 और 840 के बीच में, विच आई थिंक इज ग्रेट अर्निंग्स फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इस साल की उम्मीद भी 936 की निफ्टी की अर्निंग्स की उम्मीद है। तो अगर ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती तो मुझे बड़ा भय लगता कि भाई अर्निंग्स तो आई नहीं और मार्केट में जो पैसा आया एक्स्ट्रा उसकी वजह से मार्केट नई शिखर पे पहुंच चुकी है। सो टाइम करेक्शन इज वन कंफर्टिंग फैक्टर। सेकंड, इट्स बैक्ड बाय अर्निंग्स। 832 की अर्निंग थी, उसके बाद 772 हुई, 840 और अब हो गई 936 की उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर की। सो इट्स बैक्ड बाय अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बहुत बड़ा इसका कारण है, जैसा फिरोज बता रहे हैं। कामाई, आपकी नजर में हम जो एक जबरदस्त रैली बाजार में देख रहे हैं, अब आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, अभी आपको बाजार की मूवमेंट कैसी लग रही है? मुझे स्पेसिफिकली अभी इस वक्त ऐसा कुछ रीजन दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से मार्केट में कोई करेक्शन आएगा। अभी तो ये सारा का सारा, जैसे फिरोज बता रहे थे, ये सारा ड्रिवन काफी अच्छे फंडामेंटल से लग रहा है और हमें इसमें थोड़ा और जोर पकड़ते हुए यहाँ इसी लेवल पे स्टेबल रहते हुए दिखना चाहिए अभी कुछ नियर फ्यूचर में। एब्सोल्युटली। तो कामायनी को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाजार में ये मोमेंटम जारी रह सकता है। अब हम अगर समझे इस पूरे ट्रेंड को, फिरोज, तो ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि जो बाजार में ट्रेंड रहा है रिटर्न का, वो कैसा रहा है। मतलब एक वो निवेशक जो बाजार के पीक में निवेश करते हैं, एक वो निवेशक जो बाजार में गिरावट का फायदा लेते हैं, उनका ट्रेंड, और दूसरा जो चाहे बाजार पीक पे है चाहे बाजार बॉटम में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं। इन तीनों ही निवेशकों की जो स्ट्रैटेजी है उनमें कितना अंतर है और अलग अलग मार्केट साइकिल में उनके रिटर्न पर, उनके निवेश पर कितना फर्क पड़ता है? देखिए स्वाति जी, जो ये 3 इन्वेस्टरों की बात की आपने, उसमें हर इन्वेस्टर के पास शायद थोड़ा लमसम हो और थोड़ा एसआईपी हो, तो काफी इंटरसेक्शन भी हो सकता है इन 3 कैटेगरीज में। तो मैं एक एक करके बताता हूं आपको। अगर जो मार्केट की शिखर पे अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी रिटर्न्स कम होंगी, क्योंकि मार्केट एक सिक्लिकल एनिमल है। वो ऊपर जाती है फिर नीचे भी जाती है। हर साल लास्ट 20 सालों की, अगर हमने 21 सालों की डेटा देखी 2021 तक, तो हर साल पीक से ट्रफ
ऑलमोस्ट 14.5% की एवरेज गिरावट आई है। अगर हम कोविड और जीएफसी का साल छोड़ दें, उसके बावजूद नॉर्मल ईयर में एवरेज 14.5% की गिरावट आई। तो अगर कोई शिखर पे इन्वेस्ट करेगा हमेशा, अगर उसको पता है, तो उनकी रिटर्न तो बनेगी नहीं, क्योंकि एवरेज रिटर्न ही निफ्टी की 25-30 सालों की 14% की है, और एवरेज फॉल भी 14% की है इस सेंचुरी में। तो जाहिर सी बात है काफी रिटर्न डिफरेंशियल हो सकता है अगर आप सिर्फ पीच को पकड़ पकड़ के इन्वेस्ट करें तो। बट लमसम इन्वेस्टमेंट्स गिरावट पे करनी चाहिए, बट ज्यादा लोग कर नहीं पाते। दैट्स कैटेगरी 2। कहते जरूर हैं कि मैं जब मार्केट गिरेगी तो इन्वेस्ट करूंगा। जो आदमी कैश लेके बैठा होता है 19,000 की लेवल पे, जब 17 जाती है तो उसको और भय लगता है कि 16 पे चली जाएगी। तो मैंने कम ही लोग देखे हैं जो पैसे लेके वेट करते हैं, जब मार्केट गिर जाती है तो उनमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बोल रहे होते हैं कि निफ्टी 14,000 चली जाएगी, तो फिर वो रह जाते हैं वापिस। किताबी बात है कि मैं नीचे पे इन्वेस्ट कर लूंगा, तो बट हमेशा ये जरूर करें कि जब गिरे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे पड़े हो वो जरूर डाल दें। ऐसे नहीं कि वेट करते रहें, बट आप जब गिरती है आपके पास 5 से 8 लाख, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हो, तो उसको जरूर डाल दें जब भी एक 5-7% की गिरावट मिले आपको पीक से। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। पॉइंट 3, एसआईपी वाले को तो फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं बोल सकता, फर्क पॉजिटिव पड़ता है। ऐसा भी नहीं है, उसके लिए तो जितनी वॉलेटिलिटी उतना अच्छा। जब 19,400 पे 19,300 से वापस 19,000 जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि अगली किस्तों में सस्ते दामों पे यूनिट्स मिलेंगी। ऊपर जाए तो अच्छा है, जो खरीद चुके हो उसमें बढ़त मिलेगी। सो चित भी आपकी है, पट भी आपका है। तो मोर द वॉलेटिलिटी, मोर द डिफरेंस इन द रिटर्न ऑफ एसआईपी एंड लमसम। तो एसआईपी वाले को तो खुश होना चाहिए, जितनी उतार चढ़ाव उठा पटक हो तो उनको फायदा होगा। तो एसआईपी जारी रखनी चाहिए और स्टेप अप करनी चाहिए अपने आई के हिसाब से, ना कि मार्केट के हिसाब से। बिल्कुल। तो मार्केट, जैसा फिरोज बता रहे हैं, सिक्लिकल इन नेचर होता है, मतलब बाजार में ऊंचाइयां भी होती है, बाजार में गिरावट भी होती है, लेकिन आपका जो निवेश है, आपकी जो निवेश स्ट्रैटेजी है, आप उस पर बने रहेंगे तो आपको ज्यादा इन उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, फायदा तो जरूर होता है बाजार की ऐसी ऊंचाइयों पर। एक तो अलग खुशी, यूफोरिया का माहौल होता है, और दूसरा आपको इससे अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। कमायनी, जब लाइफ हाई पर बाजार होते हैं तो उसमें किसी को उस मोमेंट पे निवेश स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? एक तो हो गया गोल बेस्ड, आपने अपना गोल बनाया है और आप गोल के हिसाब से चल रहे हैं, पर बीच में जो ये साइकिल्स आते हैं बाजार की ऊंचाई के या बाजार की गिरावट के, उसमें थोड़ा बहुत डेफिनेटली हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बदलती भी है। अभी प्रेजेंट क्योंकि मौजूदा समय की बात करते हैं, क्योंकि लाइफ हाई पर है, एक अलग माहौल है, तो इस पर खास स्ट्रैटेजी आपकी नजर में क्या होगी? देखिए स्वाति, दो चीजें हैं। एक तो आपको इस समय जो निवेशक हैं, जो पहले से निवेश कर चुके हैं, उन्हें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लेवल्स पे हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके री इन्वेस्टमेंट करने का मौका लगे उन्हें। क्योंकि अच्छा खासा लेवल है। अगर आपको कुछ साल हो गए हैं, अगर आपने कुछ 4 साल 5 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था, अभी आपको अच्छे रिटर्न अगर दिख रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके और उसी पैसे को अच्छे एसआईपी या एसटीपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप इसको री इन्वेस्ट कर सके। जो पहले ही निवेश कर चुके हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है इस स्टेज पे। एक बार अपने फंड्स को जरूर देखें। दूसरा, इतने हाई लेवल्स पे ज्यादातर एसआईपी और एसटीपी मोड से ही मार्केट में निवेश करना बेटर है, ताकि आप, जैसे फिरोज कह रहे थे, कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव से इम्पैक्ट ज्यादा कम होना, मतलब नुकसान होना कम और फायदे होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस समय पे एसआईपी या एसटीपी मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। लमसम मेरे हिसाब से इस समय करना बहुत अच्छी सोच नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो रिव्यू और एसआईपी एसटीपी के तरीके से निवेश करना, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। हम डेफिनेटली इसकी बात करेंगे कि राइजिंग मार्केट में ये समझना जानना ज़रूरी है कि आपको स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए। एसेट एलोकेशन की बात यहाँ पर करनी बेहद ज़रूरी हो जाती है, लेकिन उससे पहले फिरोज, कई निवेशक जो है वो हमें पिछले काफ़ी दिनों से जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं
कि बाजार जब एक अच्छे लेवल्स पर है तो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस वक्त लग रहे हैं, जिनमें हम साल के जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं? स्वाति जी देखिए, पहले सेक्टर पे पहुंचने से पहले ना इन्वेस्टर को सेगमेंट्स की चॉइस करनी चाहिए। देखो, सेक्टर की चॉइस फंड मैनेजर को करने देनी चाहिए आइडियली, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को, और उसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि डिवर्सिफाइड इक्विटी में भी वही सेक्टर होते हैं। जब मुझे लगता है कि लोग सेक्टर फंड खरीदने जाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर बड़ा चला हुआ था 1.5 साल पहले, तो लोगों ने टेक्नोलॉजी फंड्स बहुत सारे यूनिकली खरीद लिए। बट वो जो डिवर्सिफाइड फंड मैनेजर है उसको भी तो पता है कि टेक्नोलॉजी अच्छा करेगी, तो वो खुद भी स्क्यू कर रहा था। तो अब टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं की, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आया, तो बहुत नुकसान हुआ लोगों का। वो इतना दिखा नहीं क्योंकि इतनी भारी भरकम में परचेज नहीं हुई थी, बट ये काफी पोर्टफोलियोज में देखने को मिलता है जब व्यूअर क्वेरीज आती हैं आपके पास भी। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि सेक्टर्स मेरे हिसाब से गैस एंड मेटल्स, ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। आई थिंक ऑटो एंड कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग, ये सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ये 5 सेक्टर्स में मेरे हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशंस काफी अच्छी दिख रही हैं। अब ये जाहिर सी बात है, अगर मुझे पता है तो फंड मैनेजर को भी पता है, आपको पता है तो फंड मैनेजर को पता है, वो भी अपने पोर्टफोलियो को यही स्क्यू कर रहे होंगे। अगर आप अलग से एक सेक्टर फंड खरीद लेंगे तो वही चीज 2 बार हो रही है, और आपका पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेज करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिटर्न की तो सिर्फ इंसान प्रार्थना कर सकता है, इसीलिए उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। रिस्क एक ही चीज है जिसको मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। कोई भी फाइनेंस की किताब में रिस्क, एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न मैनेजमेंट नहीं कहते। सो मैं ये कहूंगा कि सेक्टर्स जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वाति जी आपने कहा। बट सेगमेंट्स में, अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, हमारे हिसाब से हम एक फ्रॉथ कंप्यूट करते हैं जिसमें कितनी ओवर वैल्यूएशन है मार्केट में या कितनी अंडर वैल्यूएशन है, वो हमारा एक प्रोप्राइटरी मॉडल है। हमारे हिसाब से निफ्टी 2-3% से ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि 936 रुपए की अर्निंग्स और 19,000 की लेवल, 19,300 की लेवल, 20 की पीई होती है 20 टाइम्स, विच इज नॉट एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू। बट मिड कैप भी ठीक है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। स्मॉल कैप काफी अंडर वैल्यूड है। हमारे हिसाब से स्मॉल कैप 30% अंडर वैल्यूड है फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पी, विच इज सिंपलिस्टिकली अराइव्ड एट। तो ये सेगमेंट्स में स्मॉल कैप सेगमेंट ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है, और इंडिया एक बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। कोरिया इमर्जिंग मार्केट से होके डेवलप मार्केट होने वाला है, तो उसमें से जो पैसा निकलेगा वो इंडिया में काफी आने की गुंजाइश है। इसीलिए लास्ट 10-15 दिनों की जो अपटिक आई है, रेटिंग अपग्रेड, और कोरिया की जो एग्जिट्स होने वाली हैं इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट होने वाली है, उसका जो पैसा इंडिया में आने वाला है, उस उम्मीद पे मार्केट रैली कर रही है। ये मेरी इनिशियल एनालिसिस है। ओके, तो क्या रहे लाइफ हाई पर बाजार जब है, तो आपकी स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए आपको, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। बाजार कैपिटल से कामायनी हमारे साथ हैं, और साथ ही फिरोज अजीज से बात हम कर रहे हैं। ये हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ से हैं। एसेट एलोकेशन की क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए एसेट एलोकेशन कामायनी, इसका सही तरीका क्या हो? जब भी हम देखते हैं कि डेफिनेटली जब बाजार की वैल्यूएशंस बदलती हैं तो हमारे इक्विटी डेट का एलोकेशन भी काफी हद तक चेंज होता है, तो सही तरीका क्या? स्वाति, इस समय क्योंकि मार्केट आपका पीक पर है, और मेरे हिसाब से हमें किसी भी कस्टमर को या किसी भी निवेशक को ये बताना या देखना जरूरी है कि उसका रिस्क एपेटाइट या उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। कि जो रूल है वो ये है कि भाई कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल देखना, कस्टमर का रिस्क एपेटाइट देखना बहुत जरूरी है। हम इससे पहले कुछ सेक्टोरल फंड्स या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की ग्रोथ की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से सेक्टोरल फंड्स में केवल वो व्यू ले सकते हैं निवेशक जो कि बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो वाले होते हैं। एक मॉडरेट पोर्टफोलियो या एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो वाला निवेशक सेक्टोरल फंड्स को ना ही देखे, बल्कि एक फंड मैनेजर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में एक बैलेंस्ड एडवांटेज या फिर एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो वाले पोर्टफोलियो के थ्रू अगर आप निवेश करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय जो मार्केट की स्थिति है उसमें मल्टी एसेट एलोकेशन या हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है हमें निवेश करने के लिए, क्योंकि वो आपको अलग अलग एसेट क्लासेस जो कि मिड कैप, लार्ज कैप और आपका स्मॉल कैप के
अलग अलग एसेट क्लासेस को बैलेंस करके चलता है, तो वो हाइब्रिड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के थ्रू, बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू, जो कि इक्विटी और डेट में बैलेंस करते हैं। मेरे हिसाब से ये दो चीजें अभी इस समय एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए सही रहेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स एक निवेशक के रिस्क प्रोफाइल पे जो बहुत एग्रेसिव हो, उनके लिए हम एक अलग तरीके से देख सकते हैं चीजों को। मगर एवरेज में मल्टी एसेट और हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके फिरोज, क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि आधा साल निकल गया है, आधा साल है बाकी, तो यूजुअली कहा जाता है कि पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू और रीबैलेंस साल में 1 या 2 बार करना चाहिए। हम तो साल के मिड में भी हैं और एट लाइफ हाई भी हैं, तो क्या पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करने का ये सही समय है? और पोर्टफोलियो लेवल पर जो एलोकेशन जिनका बदल गया है, उसको वापस लाने के लिए क्या करें? कमानी ने कुछ कैटेगरीज बताई जिसपे निवेश अभी करना सही है, पर वो जो वैल्यूएशन बदलने से एलोकेशन बिगड़ा है या बदला है, उसको वापस लाने का क्या कोई थंब रूल? यस स्वाति जी, मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो 60-70% इक्विटी ना हो, तो वो एक बहुत बड़ी दुखद बात होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रिस्क है वो रिस्क ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाता है। देखो, एक जख्म होता है तो ऑटोमेटिकली भर जाता है, अब कैंसर ऑटोमेटिकली नहीं भरता है, बट ये जख्म है, मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो जख्म है, वो खुद से वक्त से भर जाते हैं। तो अगर आपके पास 7 साल था इस सेंचुरी में, अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता कोई भी दिन पे, और 7 साल बाद निकाला होता, तो लॉस नहीं हो सकता। तो हमारा एज इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, हमारा ये काम है कि लोगों को मनाएं कि 7 साल आंखें बंद करके इन्वेस्ट करो और ज्यादा भावुक मत हो। तो मेरे हिसाब से 60-70% अगर आपका लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में ना हो, तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और ये हालत है पूरे इंडिया के हाउस होल्ड्स की। इंडिया के हाउस होल्ड्स के 170 लाख करोड़ में से इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसेट सेविंग बैंक अकाउंट से कम है। ये बहुत बहुत हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज है जब हमने एनालिसिस की। सो पॉइंट 1, एसेट एलोकेशन 60-70% इक्विटी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, डेट में भी रखें, क्योंकि डेट में 77% की आज तो जीसेक मिल रही है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। गोल्ड डेफिनेटली रख सकते हैं, गोल्ड पीक पे नहीं है इंडियन रुपी में। सो 10% गोल्ड, 20% to 30% डेट, एंड बाकी 60% इक्विटी में होना जरूरी है। दैट्स पॉइंट 1। कमिंग टू रीबैलेंसिंग स्वाति जी, क्योंकि मार्केट के प्राइसेस चेंज होते हैं, डेट के तो इतने नहीं होते हैं, इक्विटी के होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट 2500 पॉइंट ऊपर आ चुकी है इस साल के मार्च के लोज से, तो 2500 पॉइंट में 15% का इजाफा निफ्टी में हो गया अप्रोक्सीमेटली, तो आपकी जो 60% की इक्विटी होगी वो बढ़ के 70 हो गई होगी, डेट कम हो गया होगा, तो उसको रीबैलेंस करके वापस 60 पे ले आए। तो उससे जो कमाइनी जी ने भी कहा, तो एक रीबैलेंसिंग प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, और सेक्टर फंड्स जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल हाथ नहीं लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो ज्यादा मेहनत है और ऐसी कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बट द जॉब ऑफ मनी मैनेजमेंट इज नॉट टू एंटरटेन योरसेल्फ। सो सेक्टर फंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और इनफैक्ट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का एक पर्पस ये भी हो जाता है कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस बदली हैं, एसेट एलोकेशन बदला है, तो आप उसको वापस पटरी पर लाएं। पर कई बार नॉन परफॉर्मिंग फंड्स को भी निकालने का हमें मौका मिल जाता है, या फंड की भीड़ इतनी बढ़ा देते हैं तो उनको दूर करने का हमें मौका मिलता है। पर कामायनी, जब हम अपने पोर्टफोलियो से फंड्स को कम कर रहे होते हैं, या हमें लगता है कि फंड काफी टाइम से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर हमें ध्यान किन बातों का रखना है? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे 1-2 साल ही हो गए, मेरा फंड तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो क्या मैं इससे निकल जाऊं? तो वो सही तरीका क्या हो? इसमें ना स्वाति 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने बहुत बड़ा सही कहा, आपको देखना है कि आपको कितना समय हो गया है उस फंड में। उस समय आप अगर एक इक्विटी और एक एग्रेसिव फंड में हैं और किसी भी तरीके के मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स देख रहे हैं, तो कम से कम 3 साल का मिनिमम निवेश आपको करके रखना जरूरी है। 1-2 साल में शायद आपको वो ट्रैक्शन ना दिखाई दे, वो रिटर्न्स आपको ना दिखाई दें, तो ये जरूरी है कम से कम 3 साल का एलोकेशन आपने रखना चाहिए उन फंड्स में। 3 साल से पहले आपको भावुक ना होके और उन्हें ना निकालने के लिए किसी भी तरीके का उद्योग करना अच्छा नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए।
और दूसरा आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपने कब इन्वेस्ट किया था, तब मार्केट का क्या लेवल था, अब मार्केट का क्या लेवल है। अगर ये है कि आपने पहले ही मार्केट जब ऊपर था तब इन्वेस्ट किया था, तब शायद आपको 3 साल से भी ज़्यादा थोड़ी-सी होल्डिंग रखना ज़रूरी होगा उसको, उस फंड में, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से रिटर्न दे पाए। मेरे हिसाब से किसी भी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में और ज़्यादातर इक्विटी में कम से कम 3 साल से 5 साल का होल्डिंग पीरियड जब तक आप रखेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट साइक्लिकल है, आपको 3 से 5 साल का मिनिमम होल्डिंग पीरियड रखना चाहिए। और थोड़ा-सा आपके फंड मैनेजर पे, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं, उस फंड मैनेजर पे थोड़ा भरोसा करके, भावुक ना होके, थोड़ा-सा होल्डिंग पीरियड अपना देखकर तभी अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। तो जब आप कुछ फंड्स निकालने की सोचें, या तो वो प्रॉफिट बुकिंग के पर्पज से हो, मगर ज्यादातर मैं इन्वेस्टर्स से, निवेशकों से यही कहती हूँ कि नेगेटिव में किसी भी फंड को ना निकालें, थोड़ा सा पेशेंस और रखें, और जब वो फंड कुछ ऊपर आने लगे तब उसे निकालना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, और फॉर न्यू इन्वेस्टर्स फिरोज, अभी क्योंकि मौके काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी तुरंत आप न्यू इन्वेस्टर को सजेस्ट करेंगे कि वो बाजार में आए, और अगर आए तो पैसे कैसे लगाएं और कहाँ? अगर न्यू इन्वेस्टर है तो जाहिर सी बात है बहुत पैसा शायद साइडलाइन में ना हो, अनलेस कोई रिटायर करते हैं तो बहुत पैसा एक साथ आता है। तो एसआईपी तो सबको करनी ही करनी चाहिए। आई थिंक उसमें जो डिसिप्लिन आएगा, उसकी वजह से जो पैसे आपके बिना विदाउट गेटिंग नोटिस्ड इन्वेस्ट हो जाते हैं। किसी की अगर 2,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, उनको पता भी नहीं लगता कि अपने बैंक अकाउंट से कब निकल गया। तो न्यू इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एसआईपी चालू करनी चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा एसआईपी रखें, पहले टेस्ट वाटर्स, पहले समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, और फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड गिवन द मार्केट लेवल, आई थिंक अगर नया निवेशक आएगा, उनकी समझ कम है, तो ऐसा नहीं हो कि वो लमसम करें और 18,000 के लेवल पे वो मायूस होकर फिर हमेशा के लिए इक्विटी से परे हो जाए। सो एसआईपी वुड बी द एकमात्र साधन फॉर अ न्यू इन्वेस्टर। एंड साल भर में फिर लमसम जब सीख लिए यूनिट्स कैसे आते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदे जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी बोरिंग सी होती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 10% चले जाते हैं, कभी नहीं होता है। स्टॉकों में हो सकता है। सो आई थिंक यू हैव टू टेस्ट वाटर्स। सो एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है, और एसआईपी में भी फ्लेक्सी कैप फंड से चालू करें। अगर एक ही में पैसा हो, तो अगर आपके पास 2 स्कीम्स के पैसे हैं तो मल्टी कैप में करें, ये 2 स्कीम्स से इक्विटी चालू करें। और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके ऑलरेडी ईपीएफओ में होते हैं, पीपीएफ में होते हैं, वो काफी है। इक्विटीज को ओवरवेट करने की कोशिश करें एसआईपी के माध्यम से। तो ये रही बाजार के शिखर पर निवेश की स्ट्रैटेजी, और साल के बाकी दिनों के लिए आपको अपने क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी रखनी है। फिरोज से हमने चर्चा की। कामायनी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।